जैसे जितने भी खास कर फोलियर डिजीज है, फोलियर डिजीज में जनरली हम लोग बोलते हैं कि डायथेनियम 45 आसानी से बहुत अच्छा काम करता है। पर्टिकुलरली अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा, ये सब फंगस है, इसको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायथेनियम 45 या मंकोजेब। ठीक उस तरह डायथेन Z78 जो नॉन सिस्टेमिक है, इससे भी हम आसानी से अल्टरनेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा ये रिकमेंडेशन होगा, जब आप स्पेसिफिक जानते हैं तो स्पेसिफिक आप बताइए, अगर नहीं जानते हैं तो सिस्टेमिक की ओर जाइए और सिस्टेमिक फंजीसाइड को रिकमेंड कीजिए फॉर मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज। तो इस तरह से करने से क्या होगा, आसानी से पैथोजन को कंट्रोल किया जाता है। अब किसान पर धीरे धीरे विश्वास आपका जागता जाएगा। यह कह सकते हैं कि किसान आपको फिर फेथ करेगा और बोलेगा कि आपने बिल्कुल सही बताया, मेरा दवा अच्छा काम कर गया। अगर उनको अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से वो आपका फ़ोन नंबर रखेगा और आप फ़ोन के माध्यम से भी आपसे पूछेगा। तो हम ये बार बार बोलना चाहेंगे, किसान को कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। आप अगर नहीं जानते हैं, आप उस समय बोलिएगा कि हमको थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपको बता देंगे बाद में, या थोड़ा हट करके, वहीं पर नहीं, हट करके आप किसान से बात करिए। बात करने के बाद में थोड़ा हटिए, हट करके आपको जो भी कंसर्न साइंटिस्ट दिखाई पड़े या कंसर्न साइंटिस्ट से बात कर सके फ़ोन के माध्यम से, आप फ़ोन के माध्यम से बात करके उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए और जान लीजिए। और जानने के बाद में तब किसान को आप फिर उनको मैसेज दीजिए कि आपका ये प्रॉब्लम था ना, तो आपका उसका समाधान ऐसे ऐसे होता है, आपका ये दवा आप उसमें डालेंगे, ऐसे ऐसे करके डालेंगे। तो पहले आप अपने आप समझ लीजिए, समझने के बाद में आप बताइएगा। निश्चित रूप से देखिएगा, आप में 1 साल 2 साल के बाद में फुल कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आप सही सही सजेशन देना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, हम यही बात बोलेंगे बार बार कि वास्तव में जो हम पढ़ाते थे उससे थोड़ा हट करके भी फील्ड में कभी कभी लगता है कुछ सिम्टम्स ऐसा दिखाई पड़ता है, या कह सकते हैं जो हम पढ़ाते थे वो कभी कभी कुछ डिजीज ऐसा भी दिखाई पड़ता है जो शायद हम आपके कोर्स के समय में नहीं बता पाए, क्योंकि कोर्स में जो हमारा है ICR का जो रिकमेंडेशन है वो सब डिजीज को जनरली हम लोग कवर करते हैं। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट डिजीज भी कवर करते हैं जो हमारे झारखंड में खास करके हमारा प्रॉब्लम है। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड को केवल हम देख करके ही हम अपनी बात करते हैं, लेकिन डिजीज आना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कह सकते हैं डिजीज हमारे खेत में हर साल हमेशा आता है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कुछ कभी कभी कोई नया डिजीज भी दिखाई पड़ता है जिसको हम लोग जानते हैं, लेकिन एन वक्त हम बता नहीं पाते हैं। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप हम लोग के कंसल्ट में रहिए, और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं हम लोग का फ़ोन नंबर भी आप रखिए, ताकि आपको जो समस्या हो, आप समस्या का अपने किसान से तो हट करके हम लोग से बात करिए, उस समस्या का समाधान हम लोग करने को तैयार हैं और आपको बताने को भी तैयार है, ताकि आप किसान को फिर जा करके या फ़ोन के माध्यम से उनको बताइए कि आपका ये समस्या था, इसमें ऐसा था, इसको इस तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो इस तरह से करने पर निश्चित रूप से किसान को भी फ़ायदा होगा और आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। तो हम यही बात बोलेंगे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी कभी कभी लोग आंसर देते हैं। क्या होता है, क्या जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास हम इलाज कराने जब जाते हैं तो डॉक्टर को सिम्टम देख के समझ में नहीं आता कि एक्चुअल डिजीज है क्या। तो वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक जनरल रिकमेंड करते हैं और एंटीबायोटिक के थ्रू आपका प्रॉब्लम को मिनिमाइज करते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं है कि उसका साइड इफेक्ट क्या होगा एंटीबायोटिक का। बहुत सारा ऐसा होता है केस। लेकिन मेरा वो कहना है कि ऐसा नहीं है कि आप भी उस तरह हिट करिए, लेकिन हाँ, हम उस केस में जरूर बोलेंगे जब लगता है कि हम आपको तुरंत आंसर देना ही है, कुछ बताना है, तो सिस्टेमिक फंजीसाइड्स का आप रिकमेंड करिए और करके आसानी से उसको मैनेज किया जा सकता है। और आजकल मार्केट में बहुत सारे न्यू मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो न्यू मॉलिक्यूल्स का डोज बहुत कम है। तो इसीलिए आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो न्यू मॉलिक्यूल्स को बताते हैं तो उसका सही डोज आपको पता होना चाहिए। तो न्यू मॉलिक्यूल्स अगर रिकमेंड करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रिकमेंड करते हैं कोई बात नहीं है। पुराना ओल्ड सिस्टेमिक जो भी हमारे फंजीसाइड्स है उसी को रिकमेंड करके हम लोग आसानी से बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम संक्षेप में यही बोलेंगे कि कोई भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा दवाई है। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल दवाई एक सिंगल ही काम करता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ स्पेसिफिक दवाई भी है कुछ पर्टिकुलर डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी आज हम खास करके आपके पास में भी चर्चा करेंगे। आप भी जानते हैं कि लेड ब्लाइट पैथोजन लेड ब्लाइट जनरली होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के कारण। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस जो खास करके है, हर लोग जानते हैं कि सीड बॉर्न और सॉइल बॉर्न दोनों नहीं चलता है। तो जनरली होता क्या है कि आलू में जब पहले से इसका सीड में लगा रहता है फाइटोप्थोरा, और जब प्लांट लगभग समझिए 25 दिन का या 30 दिन का हो जाता है तो उस समय खास करके इसका लक्षण दिखाना शुरू करता है। कभी कभी तो 40 दिन 50 दिन के बाद में भी आता है। तो जनरली फाइटोप्थोरा एक्टिव कब होता है, जब क्लाउडी वेदर होगा, टेम्परेचर का मान 10 से कम होगा, तो उस समय फाइटोप्थोरा बहुत एक्टिव हो जाता है। और कह सकते हैं अगर आप जिस दिन आपको फील्ड में अगर मान लीजिए कि लेड ब्लाइट का सिम्टम दिखाई पड़ा
और तुरंत आपने दवा स्प्रे नहीं किया, तुरंत मतलब सेम डे आपने दवा स्प्रे नहीं किया, तो 2 से 3 दिन का अगर आप लेट करते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपका पूरा खेत फाइटोप्थोरा से मर जाता है 100%। खासकर देखा गया है कि 3 दिन के बाद में अगर फेवरेबल कंडीशन रहा, कंटिन्यू बना रहा और सिम्टम मान लीजिए आज दिखाई पड़ा, और 3 दिन कंटिन्यूअस फेवरेबल कंडीशन बना रहा, फेवरेबल कंडीशन मतलब टेम्परेचर का मान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और क्लाउडी वेदर रहता है। खास करके देखा गया जाड़ा के सीजन में, जब दिसंबर का लास्ट महीना होता है जो अभी चल रहा है, इस दिसंबर के लास्ट में देखा जाता है कि या जनवरी के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक देखा जाता है टेम्परेचर का मान हमेशा पूरे झारखंड में लगभग 10 से कम रहता है। तो उस जगह क्लाउडी वेदर रहेगा 2 से 3 दिन, तो निश्चित रूप से लेड ब्लाइट का प्रकोप बढ़ जाता है। तो लेड ब्लाइट अगर प्रकोप बढ़ गया तो उसका कंट्रोल करने का एक सिंगल दवाई है, वो है मेटालिक्सिल, जो मार्केट में रिडोमिल एमजेड के नाम से भी आता है। और हम ये कह सकते हैं कि रिडोमिल एमजेड में एक्चुअल में 2 दवाई है, पहला है मंकोजेब, दूसरा है उसमें मेटालिक्सिल। मंकोजेब उसमें होता है 64% और 8% होता है उसमें मेटालिक्सिल। तो मेटालिक्सिल जो है वास्तव में लेड ब्लाइट को कंट्रोल करता है, और मंकोजेब जो है वो अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करता है। इसीलिए आलू के जितने भी कल्टीवेशन करने वाले फार्मर्स हैं तो उसको हम लोग जनरली रिकमेंड करते हैं, यही बोलेंगे हम लोग कि आप सीड ट्रीटमेंट कीजिए रिडोमिल एमजेड से और स्प्रे भी कीजिए रिडोमिल एमजेड को। तो आलू के ग्रोवर को हम बार बार रिकमेंड ये भी करेंगे कि आप रिडोमिल एमजेड नामक दवा को सीड ट्रीटमेंट यूज कीजिए। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के सीड 2 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के रेट से। सीड मतलब उसका ट्यूबर, तो या उसका अगर सीड मिलता है तो वो भी ठीक चलेगा। तो उस तरह से हम लोग रिकमेंड करते हैं, और रिडोमिल एमजेड को ही स्प्रे करने का भी हम लोग सलाह देते हैं। तो उस तरह से करने पर हम कह सकते हैं हम आसानी से उसको लेड ब्लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू का हम पहले अभी भी चर्चा कर चुके हैं, वो स्पेसिफिक है उसके लिए हम लोग केराथेन नामक दवा यूज करते हैं। तो 0.15% ये हम कह सकते हैं 1.5 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके हम स्प्रे करेंगे तो आसानी से हम पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। या 0.3% या 3 ग्राम सल्फर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करेंगे तो आसानी से डिजीज को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ स्पेसिफिक है। अगर आप सीड ट्रीटमेंट के लिए बात करते हैं तो जितने भी आपको खास करके पल्सेस हैं, पल्सेस में कहने का मतलब ये है कि पल्सेस में जैसे आपको हो गया चना, मूंग, मसूर, उड़द, जितना भी अरहर, जितने भी आपको पल्सेस हैं सभी में हम लोग सीड ट्रीटमेंट के लिए हम लोग खास करके बेबिस्टिन ही हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो आसानी से हम कह सकते हैं सीड बॉर्न डिजीज को मैनेज कर लेंगे। तो ये कह सकते हैं कि सीड ट्रीटमेंट के लिए हमको हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए बेबिस्टिन। ठीक उस तरह से आलू के लिए स्पेसिफिक हमारा है रिडोमिल एमजेड। ठीक उस तरह से वीट के लिए स्पेसिफिक हमारा है बीटाबैक्स। बीटाबैक्स भी हमारा वीट के लिए स्पेसिफिक है। तो कुछ दवा जो स्पेसिफिक है उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक इसी तरह से आजकल जो न्यू मॉलिक्यूल्स आ गए, नेटिवो एक आए हैं, न्यू मॉलिक्यूल्स में ट्राइफ्लॉक्सीटोबिन प्लस टेबुकोनाजोल है। तो जनरली हम लोग बोलते हैं 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से सीड ट्रीटमेंट करेंगे, आसानी से बहुत सारे सीडबोर्न पैथोजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये बार बार बोलेंगे, अगर किसान को कोई सीड ट्रीटमेंट में कोई दवा समझ में नहीं आता है तो आप एक ही दवा रिकमेंड करिए, उस दवा का नाम होगा बेबिस्टिन, जिसको हम बोलते हैं केमिकल नेम है कार्बेंडाजिम। तो कार्बेंडाजिम का सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम आराम से उसको सीडबॉर्न डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम दूसरी बात ये करेंगे सीड ट्रीटमेंट हम करते कैसे हैं, सीड ट्रीटमेंट हमारा करने का तरीका क्या होगा, सीड ट्रीटमेंट क्यों जरूरी होता है, इस पर हम खास करके आपका मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे सीड ट्रीटमेंट हमारा करने का मेन पर्पस है कि सीडबॉर्न पैथोजन को कंट्रोल करना। सीड ट्रीटमेंट हम 3 तरह से करते हैं। पहला हम करते हैं ड्राई सीड ट्रीटमेंट, दूसरा करते हैं वेट सीड ट्रीटमेंट, तीसरा करते हैं स्लरी ट्रीटमेंट। ड्राई सीड ट्रीटमेंट मतलब सीड को, सूखा सीड को उसी में हम डाल देते हैं दवा को। जैसे एक पॉलीथीन में हम मान लिए 1 किलोग्राम सीड लिए, उसी पॉलीथीन में हम दवा डाल दिए और डाल के कस कर हिला देते हैं, ऐसे करके कस करके हिलाने से ये होता है दवा का कम से कम 1-2 कण भी अगर सीड में सट गया तो बोलेंगे हम सीड ट्रीटमेंट हो गया। कंडीशन यही है जब सरफेस पे वो सीड आता है तो उसमें दवा का 1 से 2 कण कम से कम जरूर सटा रहना चाहिए। तो उस तरह से करने से आसानी से हम कह सकते हैं कि ड्राई सीड ट्रीटमेंट मेरा हो जाता है। और वेट सीड ट्रीटमेंट में मतलब क्या हो गया कि वास्तव में दवा को पानी में पहले हम घोल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको पता है 1 किलोग्राम सीड के लिए आधा लीटर पानी चाहिए, तो 1 किलोग्राम सीड के लिए दवा हमको चाहिए 2 ग्राम, तो 2 ग्राम दवा को आधा लीटर पानी में हम घोल बना देंगे। और घोल बनाने के बाद में उसमें हम सीड को डाल देते हैं।
कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, अरहर का सीड हो गया, धान का सीड हो गया, या कोई भी पल्स का सीड हो गया, कोई भी वेजिटेबल को सीड हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में पहले घोल दिए, घोलने के बाद में सीड को डाल दिए, डाल के बढ़िया उसको चला दिए ताकि उसको सरफेस में चारों तरफ वो सट जाए। फिर उसको छाया में सुखाते हैं। वेट सीड ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पहले सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन बना करके सीड को डालते हैं, सीड को पूरा बढ़िया से मिला देते हैं, मिलाने के बाद छाया में सुखाते हैं 6 से 8 घंटा। सूखने के बाद में तब जाकर उसको हम लोग सोइंग करते हैं। तो उस तरह से करने का जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं वेट सीड ट्रीटमेंट। तीसरा हमारा है स्लरी ट्रीटमेंट। स्लरी ट्रीटमेंट मतलब दवा, जो भी हमारा दवा है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप भी जानते होंगे राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर का हम लोग जनरली क्या करते हैं, आधा एकड़ में हम लोग के पास में 200 ग्राम का राइजोबियम कल्चर होता है, 100 से 200 ग्राम, जो हमारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो कल्चर को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आधा लीटर पानी लिए, आधा लीटर पानी में पहले खौला देते हैं, खौलाने के बाद में फिर उसमें हम लोग ठंडा करते हैं, और खौलाने के समय में उसमें 50 ग्राम से 100 ग्राम गुड़ डाल देते हैं। डालने के बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको नीचे उतारते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में उसमें राइजोबियम कल्चर मिलाते हैं, और राइजोबियम कल्चर मिलाने के बाद में फिर उसमें हम लोग सीड डाल देते हैं, डाल करके बढ़िया से उसको मिक्स कर देते हैं। और करने के उस तरह से ट्रीटमेंट को हम लोग स्लरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। स्लरी का मतलब होता है कि पेस्ट नुमा बना करके और सीड को बढ़िया से मिला देते हैं, ताकि बढ़िया से सीड एक समान रूप में सब में वो कवर कर ले, कुछ हल्का हल्का उसका दवा का कण सट जाए। और उस तरह से करने फिर उसको ड्राई करते हैं 6 से 8 घंटा। ड्राई करने के बाद में फिर हम लोग उसको स्प्रे करते हैं, आराम से उसको स्लरी ट्रीटमेंट करके हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जनरली में यही बात बोलेंगे कि सीड ट्रीटमेंट का 3 तरीका हमने बताया। पहला बताया डायरेक्ट सीड ट्रीटमेंट, दूसरा तरीका बताया वेट सीड ट्रीटमेंट, और तीसरा तरीका बताया हमने स्लरी ट्रीटमेंट। तो इस तरह से 3 तरह का सीड ट्रीटमेंट करके हम आसानी से सीड बॉर्न पैथोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह से अगर सपोज कि बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं, तो बायो कंट्रोल एजेंट का भी आप उसी तरह से ड्राई सीड ट्रीटमेंट और वेट सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, और करके उसका भी हम लोग कंट्रोल सीड बॉर्न पैथोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे किसान बंधु का, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम ये बार बार बोलेंगे कि कभी भी आप फार्मर्स को कोई भी रिकमेंडेशन देते हैं, जो आप जानते हैं वही सही सही बताएं। दूसरी बात, किसान की बात को मैं बार बार बताना चाहूँगा, अपरावे प्रोग्राम के समय में किसान की बात को ज़्यादा सुनिए, आप थोड़ा कम बोलिए। कम बोलिए मतलब आप टू दी पॉइंट उसको आंसर दीजिए। किसान हमारा ऐसा होता है, किसान जब भी किसान के पास आप जाएंगे तो आपको ये नहीं जानता कि आप पैथोलॉजिस्ट हैं, आप इंटोमोलॉजिस्ट हैं, आप एग्रोनॉमिस्ट हैं, आप हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। वही समझते हैं किसान हमारे कि आप आप एग्रीकल्चर के डॉक्टर हैं। तो एग्रीकल्चर के डॉक्टर होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि हर तरह का इलाज आप करें। कोई अच्छा वैरायटी रिकमेंड करना है, चाहे वो रेसिस्टेंट वैरायटी हो, कोई उस एरिया में अच्छा उपज देने वाले कोई अच्छा हाई वैरायटी हो, जो भी आपको रिकमेंड करना है, सब आपको उस समय में डिसीजन लेना होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वास्तव में धान का अगर बात करें, धान के लिए अच्छा आप कुछ बीज बताइए। तो यह बात किसान को तो सब पता है कि अच्छा बीज का 1-2 का नाम, लेकिन उसको ये नहीं पता है वो टाण जमीन पर लगेगा कि 2-1 में लगेगा, कि 2-2 में लगेगा, कि 2-3 में लगेगा। मतलब कहने का मतलब बीज का नाम पता है, लेकिन किस लैंड में लगेगा 2-1, 2-2, 2-3 उनको वो शायद ठीक से पता नहीं है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि 2-1 के ज़मीन को 2-3 पे लगा दिए, 2-3 के जो रिकमेंडेड जो वैरायटी है वो 2-1 पे लगा देते हैं। तो उससे किसान को भी बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। मेरा ये बार बार कहना होगा कि आप जो भी रिकमेंडेशन देते हैं अपना, तो उसको पहले आपको ठीक से पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर बताएं, टाण ज़मीन में जनरली हम लोग बोलते हैं, कोई वैरायटी का नाम बताना है कि जैसे कौन सा वैरायटी लगाएं, तो टाण ज़मीन में हमारा धान का जो भी वैरायटी होगा वो 90 से 95 दिन वाला टाण ज़मीन में। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी 95 दिन से अधिक दिन का मैच्योरिटी वाला जो धान होगा उसको रिकमेंड हम लोग टाण ज़मीन पे नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह से बात करें 2-3 का, तो 2-3 में हम लोग जनरली बोलते हैं 100 से 105 दिन वाला वैरायटी को रिकमेंड करना चाहिए, 110 दिन मैक्सिमम। तो 100 से 110 दिन वाला जो वैरायटी होता है, जैसे हम लोग अगर टाण ज़मीन की बात करें तो वास्तव में बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110, वंदना, अंजलि, ये सब वैरायटी खास करके हमारा जो है वो हम लोग रिकमेंड करते हैं धान के लिए। ठीक उसी तरह से बात करेंगे 2-3 के लिए, तो 2-3 में हम लोग जनरली बोलते हैं जो 1 से 105 दिन में हमारा तैयार हो जाए। जैसे PAC 807, सहभागी धान, फिर उसके बाद वंदना, अभिषेक,
ये सब हम लोग जोन 3 में जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो जोन 3 के लिए हमारा ये होना चाहिए कि 110 दिन के पहले मैच्योर हो जाए, वही धान को हम लोग रिकमेंड करते हैं। एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको कि सहभागी धान एक ऐसा धान है जिसमें ड्रॉट बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। कह सकते हैं कि अगर हमारा झारखंड जो है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मानसून फेल कर जाता है, समय पर बारिश नहीं होती है, अल्टीमेटली हमारा धान खास कर सफ़र करता है। तो उस केस में हम यही बोलेंगे जोन 3 में, जोन 2 में जनरली हम लोग बोलते हैं सहभागी धान आप लगाइए, उससे आपको ज़्यादा उपज मिलेगा। और इन केस सूखा भी पड़ता है, या कह सकते हैं कि अगर सूखा पड़ेगा तो उस केस में भी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपका धान कुछ न कुछ उपज, अच्छा उपज दे के जाएगा। तो सहभागी धान एक ऐसा धान है जिसमें ड्रॉट टॉलरेंट जीन डाला हुआ है, और उसको हम लोग रिकमेंड भी करते हैं जोन 3 या जोन 2 के लिए। जोन 3 के लिए ज़्यादा उपयुक्त है वो। तो जोन 3 में, और जोन 2 में जनरली जो हम लोग धान लगाते हैं वो 120 से 125 दिन या 130 दिन मैक्सिमम, 130 दिन का धान जो हम लोग है जोन 2 में रिकमेंड करते हैं। तो जोन 2 में जो हमारा धान है IR 64, DRT 1, दूसरा हमारा PSC 801, या कह सकते हैं ललाट, या सहभागी धान, या कह सकते हैं अभिषेक, ये सब जोन 2 में भी रिकमेंड हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं जोन 1 का। जोन 1 में जनरली हम लोग बोलते हैं कि वैसा धान लगाइए जो 135 दिन या उससे अधिक दिन में मैच्योर करता है। तो उसके लिए हम लोग जनरली बोलते हैं खास करके कि हमारा MTU 7029, जिसको हम लोग स्वर्णा भी बोलते हैं, ठीक उस तरह से उसमें IIT 5656 भी आता है जो जनरली 140 दिन में मैच्योर करता है। तो IIT 5656 है, इसको हम लोग वास्तव में देखा गया कि ये भी जोन 1 के लिए बहुत ही सूटेबल है। ठीक उस तरह से राष्ट्रीय धान एक है, राष्ट्रीय धान भी 35 से 40 दिन में मैच्योर करता है। तो जनरली हम लोग वही बात बार बार बोलेंगे कि जो धान 135 दिन से ज़्यादा दिन में मैच्योर करे उसको जोन 1 में लगाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ये करते हैं। यही नहीं, बहुत सारा हाइब्रिड भी जो अधिक उपज देता है धान में, उसको हम लोग रिकमेंड करते हैं जोन 1 के लिए भी, जोन 2 के लिए भी, जोन 3 के लिए भी। तो जोन 3 में हम बार बार ये आपको बोलना चाहेंगे, जो हाइब्रिड लगाते हैं वो जोन 3 या जोन 2 में हम आराम से राइस तेज का रिकमेंड करते हैं। राइस तेज जो हमारा PHB 71 है, ये सब जोन 3 या जोन 2 के लिए बहुत ही सूटेबल है। ठीक उस तरह से खास करके जोन 1 या जोन 2 के लिए राइस तेज राइस 6444 गोल्ड जो मार्केट में उपलब्ध है वो बहुत ही सूटेबल है फॉर जोन 2 और जोन 1 के लिए। तो जोन 1 जोन 2 में हम लोग बोलते हैं कि आप 135 दिन से ज़्यादा दिन में जो पक तैयार होता है या मैच्योर करता है, उसी सबको रिकमेंड करिए। तो इस तरह से करने पर आसानी से हम कर सकते हैं कि हमारा आराम से डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, या हम कसते ज़्यादा से ज़्यादा उपज भी ले सकते हैं। तो हमारा यही रिकमेंडेशन होगा, आपको पहले ज़मीन देख लेना चाहिए, ज़मीन देख करके भी आराम से उसको आसानी से वही वैरायटी को रिकमेंड करना चाहिए जो उस ज़मीन के लिए सूटेबल हो। हम लोग ये भी बोलते हैं रबी सीजन की जब बात करें तो रबी सीजन में भी खास करके हर क्रॉप में अलग अलग वैरायटी है, जिसको आप अपने एग्रोनॉमिस्ट के थ्रू आप पढ़ेंगे भी, आप सुनेंगे भी, और उसी तरह से जो उनका रिकमेंडेशन है वही रिकमेंडेशन को आप फार्मर्स को भी बताएंगे। तो हम यही बोलना चाहेंगे मैं बार बार कि किसान से सुनिए ज़्यादा, और किसान को आंसर आप सही सही बताइए। दूसरी बात, कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन आप किसी भी आदमी को मत दीजिए, क्योंकि एक बार अगर विश्वास आप पर ख़त्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से अगले बार आपसे कोई सजेशन या कोई तरह का किसान कभी आपसे हेल्प लेने लगेगा। इसीलिए पहले आप अपना विश्वास जगाने के लिए एक सही काम करिए। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि किसान को जो भी बताइए आप सही बताइए। यही नहीं, इसके अलावा हम लोग खास करके बहुत सारे और भी जो फंजीसाइड्स हैं उसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कह सकते हैं मशरूम के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जनरली हम यही बार बार बोलेंगे कि जो भी हमारा खास करके रावे प्रोग्राम में जो भी काम हम लोग करते हैं, कोई भी क्रॉप आप देखते हैं तो जो भी उसमें सिम्टम आप पढ़े होंगे अब तक, उसको उसी बेसिस पे पहले पहचानिए। पहचानने के बाद में या तो बुक से कंसल्ट करिए, या हम जैसे लोगों से फ़ोन के माध्यम से कंसल्ट करके उसके समस्या को समाधान को जानिए। क्योंकि अभी आपका बहुत अच्छा समय है। हम समझते हैं कि थोड़ा समय अभी विशेषकर खास करके प्रैक्टिकल पोर्शन कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल पोर्शन को देखने, समझने और बताने का समय है। जो अब तक आप थ्योरी बहुत पढ़े हैं, हम समझते हैं कि बहुत अच्छा से किए भी हैं, आप लोग बहुत कुछ मेहनत किए हैं, और थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल
और करने की ज़रूरत है। जो आप जिस स्टेज से अभी चल रहे हैं, तो इस बहुत सही समय है जो फार्मर से कंटेक्ट में आप रह करके बहुत कुछ जान रहे हैं, क्योंकि कभी कभी किसान ऐसा ऐसा सिम्टम बताता है जिसको आप न पढ़े हैं न किताब में देखेंगे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप आंसर देंगे और उसका निश्चित रूप से समस्या का समाधान होता है। कभी कभी ऐसा देखने आता है कि कुछ डिजीज है जिसके कारण से कभी कभी फ्लावर झड़ जाता है, कभी कभी कुबड़ापन आ जाता है। आप भी जानते हैं वायरल डिजीज का सिम्टम, खास करके वायरल डिजीज में क्या होता है, प्लांट का हाइट छोटा हो जाता है, जिसको हम लोग डॉर्फ जो कहते हैं ना कि अगर वायरल डिजीज का अटैक हो गया है तो प्लांट का स्टंटिंग ग्रोथ होता है। ठीक उसी तरह से पत्ती उसका कुबड़ा जैसा होने लगता है, मोजेक सिम्टम दिखाई पड़ेगा, या कह सकते हैं वेन क्लियरिंग वेन ब्लेंडिंग सिम्टम दिखाई पड़ता है, या कह सकते हैं कि फल का साइज टेढ़ा हो जाता है, फल जो नॉर्मल जो ग्रोथ होता है वैसा ना होकर के कुछ टेढ़ा होने लगता है। तो ये वायरल डिजीज का सिम्टम है। तो इसीलिए हम लोग खास करके बोलते भी हैं कि जब वायरल डिजीज का सिम्टम आता है तो आप पौधा को देख कर आसानी से बता सकते हैं कि वायरल डिजीज है। तो उस तरह से वायरल डिजीज का सिम्टम है तो उसको कंट्रोल करने का बेस्ट टेक्निक क्या होगा हमारा, सबसे पहले रॉगिंग करेंगे, मैंने जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट है वहाँ से हटा देंगे वो, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड प्लांट वहाँ पर रहेंगे तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारा डिजीज और तेज़ी से बढ़ेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं जितने भी वायरल डिजीज हैं वो डायरेक्ट डिजीज कॉज नहीं करते हैं, वो किसी वेक्टर के द्वारा कैरी होते हैं और वेक्टर ही वो जाके हेल्दी प्लांट को अटैक्ट होता है, कसते जाता है और वहाँ पर जाकर पैथोजन को ट्रांसफ़र करता है। तो उस तरह से जो वेक्टर जो कैरी करता है, अगर इन्फेक्टेड प्लांट वहाँ नहीं रहेगा निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वायरल डिजीज दिखाई नहीं पड़ेगा। और वायरल डिजीज जहाँ जहाँ लगता है तो वहाँ पर हम बार बार ये बात को बोलेंगे कि रॉगिंग करने के बाद में इंसेक्टिसाइड का आप रिकमेंड करें। जनरली हम लोग बोलते क्या है, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रहे कि वायरल डिजीज के केस में अगर कुछ ऐसा भी वेजिटेबल क्रॉप्स है जिसको हम लोग 15 दिन 20 दिन महीना भर में तोड़ करके खाएंगे, अगर वायरल डिजीज आ गया है और 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर तोड़ के खाएंगे, तो वहाँ पर बार बार दोहराना चाहेंगे बात को कि वैसे इंसेक्टिसाइड को आप रिकमेंड करें जिसका रेसिडुअल इफेक्ट 1 दिन 2 दिन मात्र होता हो। जैसे इमिडाक्लोपिड एक दवाई है जिसका रेसिडुअल इफेक्ट वास्तव में 2 दिन है, तो कह सकते हैं इमिडाक्लोपिड को आप रिकमेंड करिए। जैसे मान लीजिए कि आप लीफ कर लाता है टोमेटो में, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल आता है खास करके आपको ब्रिंजल में, उसी तरह से पोटैटो लीफ रोल होता है। तो ये सब डिजीज जो खास करके है तो जनरली लोग क्या करते हैं, टोमेटो का ब्रिंजल का जो भी प्लांट है तो उसको जनरली हम लोग सपोज कि 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद तोड़ने जा रहे हैं, तोड़ के खाएंगे, तो उस केस में कभी भी हम मैंने सभी तरह के इंसेक्टिसाइड को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको ध्यान रखना है वैसे इंसेक्टिसाइड को रिकमेंड करें जिसका रेसिडुअल इफेक्ट बहुत कम हो। तो रेसिडुअल इफेक्ट कम किसका आता है, इमिडाक्लोपिड बहुत ही सेफ है। स्पाइनोसेड वो बायो कंट्रोल एजेंट है, वास्तव में बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है, तो स्पाइनोसेड को रिकमेंड करेंगे। तो वहाँ उस तरह से हमारा ध्यान ही रहना चाहिए, अगर वायरल डिजीज कंट्रोल करना है तो इसमें वैसे इंसेक्टिसाइड को हम रिकमेंड करेंगे जिसका कि रेसिडुअल इफेक्ट कम रहे। जनरली हम लोग बोलते हैं कि नर्सरी में अगर आप जैसे फिराडोन या थाइमेट नामक दवा डालते हैं तो बहुत सारे वायरल डिजीज को आप आगे चल करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंटिव मेजर मेरा होगा कि नर्सरी में जो भी लगाते हैं का क्रॉप, जैसे मान लीजिए आपको फूल गोभी, बंदा गोभी, चाहे आपका टमाटर, बैगन, चिली, ये सब का सारा नर्सरी में हम सीडलिंग रेज करते हैं। तो जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसके 10 से 15 दिन पहले हम जब उसी के नर्सरी में ही हम लोग फिराडोन या थाइमेट नामक दवा डालने का सलाह देते हैं। जनरली थाइमेट तो हम लोग कम रिकमेंड करते हैं, फिराडोन ज़्यादा। उसी तरह एक तारा बोल करके भी एक इंसेक्टिसाइड आता है, तो फिराडोन, एक तारा या थाइमेट हम लोग जनरली बोलते हैं, उसको नर्सरी में ही डालना चाहिए। वो डालने से फ़ायदा ये है कि उसका असर पौधा पे होता है, पौधा पे होगा तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारा कोई भी आगे चल करके इंसेक्ट का अटैक कम होगा, पहला। दूसरा फायदा ये है जो भी वायरल डिजीज बाद में आता है वो वायरल डिजीज का अटैक भी नहीं होगा। क्यों? इंसेक्टिसाइड अगर पहले से हम डाल देंगे तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अब प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारा उसमें वायरल इन्फेक्शन कम होगा। क्योंकि हम बार बार को बता रहे हैं कि जितने भी वायरल डिजीज हैं उसका जो ट्रांसमिशन होता है डिजीज का वो वेक्टर के द्वारा होता है। अब जनरली वेक्टर जो होते हैं वो ज़्यादातर इंसेक्ट्स होते हैं, तो इंसेक्ट्स का यदि कंट्रोल करना है तो आप उसमें इंसेक्टिसाइड अप्लाई करिए। इसीलिए हम बोलते हैं नर्सरी में आप
अगर इंसेक्टिसाइड जैसे लाइक फिराडोन, थाइमेट, एकतारा अगर भुड़काव कर देते हैं तो उसका प्लांट पे असर जाएगा, अल्टीमेटली कोई भी उसमें कीड़ा का लगेगा नहीं, या कीड़ा जब नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारा डिजीज भी, वायरल डिजीज खास करके आराम से कंट्रोल हो जाएगा। तो हम ये बार बार बोलेंगे कि नर्सरी में जब भी हम रिकमेंड करते हैं खासकर फिराडोन या थाइमेट या एकतारा, तो नर्सरी में रोपाई करने से लगभग 10 से 15 दिन पहले या 10 से 12 दिन पहले हमको डालना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप नर्सरी में डालते हैं 2 दिन के बाद सीडलिंग निकालते हैं तो निश्चित रूप से दवा उतना कारगर नहीं होगा। लेकिन अगर दवा डाल दिए, डालने के 10 दिन 15 दिन के बाद में अगर रोपाई करते हैं तो निश्चित रूप से वो प्लांट में वो कारगर होगा और प्लांट में उसका असर होगा, तो आगे चल कर देखिएगा कि वास्तव में इंसेक्ट का अटैक कम होगा। ठीक उसी तरह से उसमें वायरल डिजीज भी अटैक बहुत नहीं के बराबर होगा। तो इस तरह इसलिए मेरा बार बार सजेशन होगा कि नर्सरी में आप फिराडोन या थाइमेट या एकतारा जरूर डालने का रिकमेंड करिए, उससे आपको आसानी से बहुत सारा वायरल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हम ज़्यादा नहीं बोल करके मैं ही बोलेंगे बार बार कि किसान को वही चीज़ बताइए, शॉर्ट में बताइए जो उसके लिए इफ़ेक्टिव हो। तो इसीलिए सबसे पहले हम यही कहेंगे कि पहला क्या सही रिकमेंडेशन होना चाहिए, प्लस कौन इजीली अवेलेबल जो दवा है उसको ही सजेस्ट करना चाहिए। और यदि आपको पता है जो लोकली अवेलेबल है, बहुत सारे कह सकते हैं कि प्लांट प्रोडक्ट, जैसे आप जानते हैं नीम का तेल, ये नीम का तेल हर जगह अवेलेबल है, उसका स्प्रे करने पर बहुत सारे डिजीज को मैनेज किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से आपका लहसुन का भी एक्सट्रैक्ट निकाल करके 10% लहसुन का एक्सट्रैक्ट निकाल करके भी बहुत सारे डिजीज को, इंसेक्ट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा जो अभी आप अगर जानते हैं बायोलॉजिकल एजेंट कर सकते हैं या बायोलॉजिकल फंजीसाइड्स कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो उसी को रिकमेंड करें, बजाते कि आपको सही सही पता हो। तो इस तरह से करने पर आसानी से बहुत सारे डिजीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम यहीं पर अपनी वार्ता को अब विराम देते हैं और आपको हम यही बोलेंगे कि आप सही सजेशन दें ताकि किसान को भी फ़ायदा हो और किसान से भी आप बहुत कुछ अभी सीखने का आपको समय है, जो हमको लगता है कि इस रावे प्रोग्राम के तहत आप किसान से इंटरेक्ट करेंगे तो किसान से बहुत कुछ आपको फ़ायदा होगा और किसान को भी आप बहुत कुछ बताएंगे और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप हर चीज़, चाहे वो किसान को बताना हो या कह सकते हैं कि कैसे किसान से हमको टैकल करना है, या किसी भी पब्लिक प्लेस में अगर आप जाते हैं तो हमको क्या बोलना चाहिए ताकि उसको लगे कि हम एक अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट हैं। तो ये चीज़ को बताने का समय है भी है और इसमें आपको हम समझते और भी बहुत अच्छा समय है जिसमें सीखने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आप यहीं बोल करके अपनी वार्ता को हम विराम देते हैं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको हम लोग खासकर फंजीसाइड्स पे चर्चा करेंगे और एक दिन हम लोग फिर मशरूम कल्टीवेशन अलग से सेपरेट में मशरूम कल्टीवेशन के बारे में बताएंगे कि मशरूम कल्टीवेशन कैसे करते हैं, हम लोग क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और इसका क्यों ज़रूरी है किसान के लिए, इस चीज़ को हम लोग बताएंगे। धन्यवाद।